मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, आप संपूर्ण भारत के छात्रगण जो कि सीबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर पुस्तक का अध्ययन करते हैं, उनके लिए लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक शैली में लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और ये जितने भी छात्र 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए इतिहास विषय से लेकर के आया हूं। ये आपको यूपीएससी की भी तैयारी में काम देगा, पीसीएस की भी तैयारी में काम देगा। और उसी चैप्टर के तीसरे भाग, जिसका मैं 2 भाग पहले प्रस्तुत कर चुका हूं, और ये भाग है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग 3। इसके पहले मैंने 2 भाग आपको दे रखा है, बता रखा है, उसको पूरी शुरू से लेकर के अंत तक सुनना। तो लो भैया, शुरुआत में कर रहा हूं जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण। यूरोप में जैसा देश आज आप देख रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, जैसा आज मानचित्र पर देख रहे हैं, वैसा ये था नहीं। पहले अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अलग अलग अपने सांस्कृतिक, अपनी पहचान, अपनी भाषा, इन सब पर यह बटा हुआ था। इसमें राष्ट्रीय एकता की कोई भावना नहीं थी। लेकिन फिर लंबे संघर्ष पर बहुत महानायक अपने जीवन की तिलांजलि देकर के, बलिदान देकर के और राष्ट्र को एकीकृत किए, और उनका आज भी राष्ट्र याद करता है, नमन करता है। तो उसी तरह जर्मनी के एक राष्ट्र के रूप में निर्माण में बाधा थी कि जो चार्ल्स मेटरनिक, जिसको ऑस्ट्रिया का चांसलर था चार्ल्स मेटरनिक, उसी तरह के जब वो 1815 में वियना सम्मेलन आयोजित किया था, तो उसने यथा स्थितिवादी अप्रोच का पालन किया। वो अपने पुराने पैटर्न पर चलाने लगा। चूंकि राष्ट्र की एकीकृत भावना जो थी, उसमें अड़चन जो आती थी वो पुरातन पंथी, जो राजा थे, जो रजवाड़ा थे, वो अपना निरंकुश शासन चलाना चाहते थे। वो नहीं चाहता था, वो लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्र में एकीकृत की भावना आवे, राष्ट्र में एकीकरण हुए और उनका प्रभाव, उनकी शक्ति वो कमजोर हो। तो वो उसमें बार बार अड़चन डालते थे, चाहे सेना की मदद से, चाहे सामंतवाद की मदद से, चाहे अपने चापलूस की मदद से, ये बार बार उसमें वो अवरोध पैदा करते रहते थे। तो 1848 के बाद जो एकीकरण की भावना हुई, उसको कमजोर करने में मुख्य भूमिका, राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करने में यहां पर फौज की ताकत से दबा दिया जाता था, या राजशाही अपने चापलूसों की मदद से दबा देते थे। जो भी राष्ट्र के एकीकरण के लिए भावना फैलाना चाहते थे, या तो उसको कारागार में डाल देते थे, या उसको फांसी पर चढ़ा देते थे। अंत तक वो अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहते थे। लेकिन लंबे समय तक ये ऐसा चलने को नहीं था। तो जब इसमें कि राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे मध्यम वर्गीय में प्रतिफलित होने लगी। मध्यम वर्गीय शिक्षित भी था, जागरूकता बढ़ रही थी उसमें। वो चाहता था कि जर्मन एक महासंघ के रूप में निर्मित हो, और जहां पर इसका एक कानून हो, एक संविधान से चले, एक तरह का उसमें व्यापारिक एकता भी हो, सब लोगों को बराबर बढ़ने का अवसर मिले, किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। तो वो एकीकरण करना चाहते थे। और उसी तरह, और उस समय राजशाही जो है वो फौज के ताकत पर इसको दबा देना चाहते थे। भूस्वामी भी इसमें उनकी मदद करते थे। लेकिन पर्सा, जर्मनी का जो सबसे बड़ा राज्य था, उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना ये पनपी। और इसमें एक बिस्मार्क, जिसको जादूगर भी कहते हैं, कि बाजीगर भी कहते हैं, जादूगर ने बल्कि बाजीगर भी कहते हैं, बिस्मार्क मंत्री था। और वो चतुर कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिक मीन्स की किससे संधि करनी है, अपने हित के लिए किससे लड़ाई करनी है, किससे समझौता करना है। ये कहा जाता है गुप्त संधियों का भी पालन करने वाले या लागू करने वाले बिस्मार्क थे। बिस्मार्क कई देश से, जो जर्मनी के जहां पर उनको युद्ध की जरूरत नहीं थी, उससे बिस्मार्क ने गुप्त संधि कर लिया था। गुप्त संधि के तहत ऐसी बातें थी कि हम ना आप पर चढ़ाई करेंगे, ना आप हम पर चढ़ाई कीजिएगा, और यदि तीसरा पक्ष से हम युद्ध करेंगे तो आप हमारे विरोधी को साथ नहीं दीजिएगा, आवश्यकता होगी तो आप हमें ही साथ दीजिएगा, और नहीं तो आप न्यूट्रल रहिएगा। ये गुप्त संधि का, और ये कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती थी। इससे क्या हुआ कि जर्मनी के जो एकीकरण में बाधक अन्य क्षेत्र थे, अन्य राजवंश थे, अन्य देश थे, उस पर निपटने में बिस्मार्क को सुविधा हुई। तो जनवरी 1871 में आते आते वर्साई की संधि हुई, और वर्साई की संधि में जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम के अध्यक्षता में की गई। उन्हीं को राजा माना गया, उन्हीं को शासक माना गया। लेकिन सारा बाजीगरी बिस्मार्क कर रहा था। तो बिस्मार्क, और ये 18 जनवरी 1871 को ये सम्मेलन
आयोजित किया गया था और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें जर्मन राज्य के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि, बिस्मार्क, ये सब शामिल हुए थे और ये आयोजित किया गया था वर्साय के शीश महल में। शीश महल एक ऐसा होता था महल जो मिरर का, उसमें अधिकांश का मिरर का होता था, ग्लास का होता था, देखने में भव्य लगता था, देखने में लाजवाब, अद्भुत, बेहतरीन और बहुत ही विशालकाय मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता था, वहीं पर हुआ। और तब जाकर के विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। ये इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण जान गए जितने भी विरोधी तत्व थे, बिस्मार्क ने अपने गुप्त संधियों से, अपने कूटनीतिक चाल से और फिर लड़ाई, फिर युद्ध करके और तब उसको एकीकृत किया। 60 वर्ष के दौरान बिस्मार्क ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इन सबको पराजित किया, इन सबको हराया और तब जर्मनी के एकीकरण में जितने भी बाधक तत्व थे उन सबको समाप्त करने में कामयाब हुआ। अब देखते हैं इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण में इटली भी आपकी किताब में तो दिया हुआ है 7 गणराज्य में, कुछ किताब ये भी दिया हुआ है कि 13 अलग अलग गणराज्य में बचे हुए थे। गणराज्य नहीं कहिए बल्कि 13 अलग अलग, जिसकी अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषा थी, कोई एक दूसरे को महत्व नहीं देता था, कोई ए बोलता था, कोई बी बोलता था, कोई सी बोलता था, कोई डी बोलता था, उसमें एकीकरण की भावना नहीं थी। तो उत्तरी जो इटली का क्षेत्र था वो हैब्सबर्ग के अधीन था, इसके बाद मध्य भाग पोप के अधीन था और दक्षिण भाग स्पेन के बुर्बो वंश के अधीन था। सबका भावना और सबका अपना अपना स्वार्थ था। इसी समय जर्मनी ने बल्कि इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो था जोसेफ मेज़नी, दूसरा था कांट काबूर और तीसरा गैरीबाल्डी। जोसेफ मेज़नी ये उग्र विचारों का था, क्रांतिकारी विचारों का था। तो जोसेफ मेज़नी 1830 ईस्वी में इटालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कैसे हम इटली को एक बना देंगे, कैसे हम इटली को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करेंगे, कैसे हम अन्य सभी जितने छोटे छोटे हिस्से हैं उसको मिला करके इटली एक देश के रूप में निर्माण करेंगे। उसके लिए उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे से उसने लिखित एक अपना विचार प्रस्तुत किया और उसको एक्सक्यूट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए उसने प्रयास आरंभ किया। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह भी फैले, क्रांतिकारी विद्रोह करना शुरू किए और वो जो राजवंश होते थे जो एकीकरण में बाधक थे उसका विरोध करना शुरू किए। तो इटली के जोड़ने के लिए कोशिश की, हालांकि उनके विद्रोह को शुरू में दबा दिया गया। तो सर्डिनिया और पिडमॉन्ट ये एक बड़ा राज्य था इटली, इसके ही नेतृत्व में फिर एकीकरण की प्रयास शुरू की गई और यहाँ के शासक थे विक्टर इमैनुअल। इसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय इसने जर्मनी में क्षमा चाहता हूं इटली के एकीकरण के लिए इसने अभियान शुरू किया और इसमें इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांट काबूर एक चतुर कूटनीतिक था। कूटनीतिक हम उसी को कहते हैं जो अपने हित के लिए किससे संधि करना है, किससे लड़ाई करना है और किसके साथ न्यूट्रल रहना है, ये बड़ा चतुराई पूर्वक करता है। कांट काबूर क्रांतिकारी नहीं था। कांट काबूर ये हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा स्टेट्समैन था। कांट काबूर कोई राजा भी नहीं था। कांट काबूर मंत्री ही था, लेकिन इटली के एकीकरण के लिए उसने फ्रांस से एक समझौता किया और उसने फ्रांस को कहा कि देखिए हमारे एकीकरण में बाधक ऑस्ट्रिया है, हम इससे लड़ेंगे, आप ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दीजिएगा। यदि हम जीत हासिल करेंगे आपको 2 प्रदेश देंगे जो प्रदेश फ्रांस लेना चाहता था। इस तरह से उसने फ्रांस को न्यूट्रल कर दिया और तब यह ऑस्ट्रिया से अपना लड़ाई ये शुरुआत किया और ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से 1859 ईस्वी में इसको हराया और फ्रांस को 2 छोटा जो क्षेत्र था वो दिया भी। इसके कारण कांट काबूर की आलोचना भी की गई। हालांकि बेचारा कांट काबूर अपना देख नहीं पाया इटली का एकीकरण, वो उस समय से एकीकरण से कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो गया। इसके बाद आता है गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था लेकिन बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। गैरीबाल्डी ने कुछ संगठन का भी निर्माण किया। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र स्वयंसेवक का संगठन बनाया और फिर ये दक्षिण इटली की तरफ से आक्रमण किया था और सिसिली राज्य में इसने प्रवेश भी किया। हालांकि गैरीबाल्डी ने कमजोरी थी, वो बिना सही ढंग से असेसमेंट किए, बिना मूल्यांकन किए हुए जोश में कभी कभी एक्स्ट्रा
क्रांतिकारी कदम उठा लेता था तो कभी कभी इसका नुकसान भी उसको झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी 1861 ईस्वी में आते आते इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली राज्य का घोषित किया गया, लेकिन फिर भी अभी पोप मानने के लिए तैयार नहीं था। पोप कहता था कि नहीं, हम एक क्षेत्र पर हमारा ही शासन रहेगा, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। परिणाम हुआ जो एक समझौता किया गया कि पोप को दे दिया और वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश का नाम आप सुनिएगा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में अभी भी पोप वहीं रहते हैं और पोप का शासन चलता है। तो वेटिकन सिटी को एक दे दिया गया है जो इटली के ठीक बगल में ही है, सबसे छोटा देश, और बाकी इटली को मिला लिया गया और उसके बाद इटली की राजधानी रोम बन गई। इटली के बारे में जान लीजिए खास बात, ये भारत के जैसा ही कृषि प्रधान देश है और जिस तरह से भारत के उत्तर में आल्प्स पर हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के भी उत्तर में आल्प्स पर्वत मिलता है और ठीक वैसा ही इटली की स्थिति है जैसे कि भारत की स्थिति है। तो इसको यूरोप का भारत भी इटली को कहा जाता है। ये अब अगला देखते हैं कि ब्रिटेन जो आज स्थिति में है वो ब्रिटेन कैसे आई। तो ब्रिटेन में भी काफी संघर्ष चला। ब्रिटेन की संघर्ष एक अलग तरह की थी। तो ब्रिटेन पहले क्या था कि ब्रिटेन अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इन सब लोगों का एक द्वीप समूह था। अलग अलग उसमें अलग अलग इथनिक सेक्शन के कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वंशज के लोग वहां आकर के बसे। सबकी अपनी अलग भाषा थी, अपना रहन सहन था, उठना बैठना था, अपना विचार था, अपना परंपरा था, अपना त्योहार था। तो इसमें भी फिर एकीकरण की भावना पनपी। तो 1688 ईस्वी में आकर के राजतंत्र से ताकत छीन ली गई और ताकत राजा रहा लेकिन उसका पावर सीज कर लिया गया और फिर संसदीय प्रणाली से राष्ट्र चलाने की बात हुई। तो राष्ट्र चलाने की बात हुई, संसदीय प्रणाली से चलेगी। तो उसके केंद्र में इंग्लैंड था और इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को भी इससे मिला लिया गया। एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 ईस्वी में हुई और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ग्रेट ब्रिटेन, अब इसमें स्कॉटलैंड की जो गैलिक भाषा चलती थी उसको बोलने पर रोक लगा दिया गया। राष्ट्रीय पोशाक के वो जो स्कॉटलैंड वाले अपना पोशाक पहनते थे उनको भी रोक दिया गया। कहा कि नहीं, ब्रिटेन में जो आपका आम पोशाक है वो आपको पहनना पड़ेगा और इंग्लिश जो वहां की राष्ट्रभाषा थी उसको कहा स्वीकार करना पड़ेगा। गैलिक को भाषा में बोलने के लिए उसको हतोत्साहित किया गया। आयरलैंड के साथ क्या था कि आयरलैंड भी एक ऐसा था जहां पर रोमन और कैथोलिक दो तरह के अलग अलग समुदाय रहते थे। तो उसमें ऐसा जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो उसमें कैथोलिक थोड़ा सा कट्टर मिजाज के होते थे तो उनको दबाया गया। उनके जो अपनी रहन सहन थी, सोच थी, उनको दबाया गया और ब्रिटेन ने अपने तरफ से कई चीज उनको मानने को बाध्य किया। इस तरह से आपका ब्रिटेन के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड को भी शामिल कर लिया गया, आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया और ग्रेट ब्रिटेन, महान ब्रिटेन। और कहा जाता है कि एक समय में ब्रिटेन का इतने क्षेत्र पर उसका अधिकार था विश्व में कि सूर्य उदय कब होता और सूर्य अस्त कब होता है ये पता तक ही नहीं चलता था। ये भी इनका मानना था। फिर राष्ट्रवादी भावना का, एकीकरण भावना को प्रतिफलित करने के लिए कुछ प्रतीक भी बनाया गया, जैसे ब्रितानी झंडा जिसको यूनियन जैक भी कहते थे, राष्ट्रीय गान गॉड सेव्स आवर किंग ये चलती थी। जैसे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक है। राष्ट्रीय गीत भी भारत का अपना है। तो इसी तरह से ब्रिटेन का ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान गॉड सेव्स आवर किंग ये वाला, और फिर राष्ट्र की जो परिकल्पना थी, तो राष्ट्र के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत हमारी माता है, भारत मां, उसी तरह से राष्ट्र की परिकल्पना में एक नारी की छवि प्रस्तुत की गई कि राष्ट्र, देश मां के समान है और इस देश के लिए मर मिटना ये सर्वोत्तम बलिदान है। ये प्रतिफलित हुई। इससे लोग में एकता, अखंडता, देश के प्रति समर्पण, बलिदान की भावना आई। फिर टूटी हुई बेड़ियां, ये आजादी का प्रतीक था। टूटी हुई बेड़ियां का जहां फोटो होता था वहां पर यह लगता था कि अब आजाद की इच्छा है और आजाद हो गया। फिर बादशाह कवच,
ये जर्मन साम्राज्य का प्रतिष्ठा का प्रतीक था। बलूत पक्षियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था, वीरता का प्रतीक था। तलवार माने मुकाबले की तैयारी है एकदम कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिस तरह से भारत में ये गान चलता था, उसी तरह तलवार मुकाबले की तैयारी का ये सूचक था। ये सब फोटो बनाया जाता था ताकि वीरता की भावना प्रतिफलित हो, ताकि जोश उपजे, लोगों में एकता की भावना आवे। इसी तरह से आपका ये हम कह सकते हैं कि तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, ये शांति की चाह थी। उगते सूरज की किरण जैसे नए युग का सूत्रपात था। ये सब चीज बनाया गया, फोटो, आकृति, और इसको डाला गया ताकि लोग के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र की भावना और एकीकरण की भावना प्रतिफलित हो। अब यहाँ पर हम दो शब्द आपको बतलाना चाहते हैं जो आपके पुस्तक में है। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमने आपको पहले ही कह रखा है कि ये एक प्रकार की भावना है जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से एकता की भावना को, राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रतिफलित करता है। ये राष्ट्रवाद है। ये एक भावना है, ये कोई सामान नहीं है, वस्तु नहीं है जो आप खरीद करके ला सकते हैं। ये हर तरह से साहित्य में, संस्कृति में भी, पर्व में, त्योहार में, हर चीज में आप देखिएगा कि ये राष्ट्रवाद की भावना प्रतिफलित बढ़ती रहती है। अब एक आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद की अपने देश का फैलाव और बड़े करे। ब्रिटेन साम्राज्यवाद का इतना बड़ा परिपोषक था कि ब्रिटेन एक समय में भारत को भी अधीन में ले आया, श्रीलंका को भी अधीन में ले आया, बर्मा को भी अधीन में ले आया, यहां तक कि अमेरिका पर भी उसका शासन चलता था। साम्राज्यवाद माने अपने क्षेत्र को फैलाना और अपने देश के हित के लिए उसके संसाधन का उपयोग करना, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने, और इसके कारण संघर्ष भी हुआ। बाद में सभी देश धीरे धीरे करके आजाद हुए तो अपने साम्राज्य की फैलाने की चाह, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की चाह, अपने क्षेत्रफल का विस्तार करने की चाह, इसी को अपने अधीन में अधिक से अधिक देश को लाने की चाह, इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और ये आपका सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी पैटर्न का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत जल्दी मैं आपको दूसरे चैप्टर लेकर के हाजिर होऊंगा। इसको आप 2 बार सुनो, आपको हर तरह के एग्जामिनेशन में आपकी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहेगी। जय बिहार, जय भारत।